हाय बच्चों, हाउ यू ऑल। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग खूब बढ़िया होंगे, खूब मजेदार। आगे बढ़ जा रहे हैं अपन लोग। स्फेरिकल मिरर्स पर हम बात करेंगे, जो कि हमारा रिफ्लेक्शन का दूसरा एग्जाम्पल है जो हमें स्टडी करना है। स्फेरिकल मिरर्स जो कि आप अच्छे से जानते हैं, अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं पूरे डिटेल में बिल्कुल जैसे कि आपको कुछ भी नहीं नॉलेज हो या कुछ भी नहीं हो, ऐसा मैं शुरू करूंगा, पर थोड़ा फटाफट चलेंगे। तो स्फेरिकल मिरर कैसे बनेगा, कोई भी मिरर कैसे बनता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट सरफेस हो और उसकी एक साइड हम पॉलिश कर दें तो दूसरी वाली जो साइड है वो रिफ्लेक्टिंग साइड बनती है। तो प्लेन मिरर भी हमने ऐसे ही बनाया और स्फेरिकल मिरर भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो कोई स्फेरिकल सरफेस, तो ये मान लेते हैं कि कोई स्फेरिकल शेल जैसा है, ऐसा कोई स्फेरिकल शेल जैसा है ना भाई। और स्फेरिकल शेल का ये सेंटर है, ठीक। तो ये स्फेरिकल शेल का सेंटर है। इस स्फेरिकल शेल का एक हिस्सा मैं काट रहा हूँ, जो सिम्बॉलिकली मैं मान लेते हैं ऐसे दिखा रहा हूँ। तो स्फेरिकल शेल का ये हिस्सा मैंने काटा, ये हिस्सा मैंने निकाल के अलग कर लिया, ठीक है जी। तो ये स्फेरिकल शेल का जो हिस्सा आपने काटा है, इस हिस्से को हम देखेंगे, इस हिस्से की हम बात करेंगे। क्या इस हिस्से का जो सेंटर होगा, क्या वो सेंटर ऑब्वियसली जो शेल का सेंटर है वही बनेगा। इसको हम नाम देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका जो रेडियस होगा, जो कि शेल का रेडियस है, उसको नाम देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कोई एक इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर से चले और इस जो आपने हिस्सा लिया है इसको दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में बांट दे। एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर से चले और इस ज्योमेट्री को दो सिमेट्रिकल पार्ट में बांट दे, तो वो जहां पर ये हिट करेगा इसको मैं बोलूंगा पोल। और ये जो लाइन है, ये लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी। तो मैंने आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। दिस वुड बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस, ये तीन चार चीजें फटाफट समझा दी हैं, ठीक है जी। इस हिस्से को काटोगे तो ये एक 3 डायमेंशनल हिस्सा निकलेगा। आप इसको जब काटोगे तो ये कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बनेगा ना, इस तरह की ज्योमेट्री बनेगा। ये हिस्सा कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बनेगा, ठीक। बाकी जो हमारी लाइन्स हैं उन सब की अगर अपन बात करें तो वो रही लाइन्स सब ये। तो ये रहा मेरा पोल और मान लेते हैं यहाँ ये रहा कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये ऑब्वियसली हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अच्छा जी, ये जो गैप होगा ऊपर से नीचे तक का, ये जो गैप होगा, अगर आप इस हिस्से को देखेंगे तो खुद एक रिंग जैसा या एक डिस्क जैसा इसको सोच सकते हैं। इसका ऊपर से नीचे तक जो इसका डायमीटर है दैट वुड बी कॉल्ड एज एपर्चर, है ना। तो इसको बोलते हैं अपन एपर्चर, ठीक। और ऐसा एक्चुअल 3 डायमेंशनल शेप इस तरह की बनेगी, ठीक। इस 3 डायमेंशनल शेप को भी हम और आसानी से रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको भी आसानी से रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका भी एक सिंबॉलिक चित्र, सिंबॉलिक डायग्राम बनाएंगे ऐसा। सही है। इस शेप को भी हम सिंबॉलिकली इस तरह की शेप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसा मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। तो मेरी प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल वो सब लोग वैसे के वैसे ही रहे। ये रहा पोल, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रही मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। एपर्चर मतलब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो जो लेंथ निकलेगी दैट वुड बी एपर्चर। इसको अगर आप ऐसे जोड़ दें तो ये जो लेंथ आएगी, दिस लेंथ वुड बी लाइक एपर्चर, ठीक है जी। अब तक मैंने आपसे कॉन्वेक्स कॉन्केव जैसी कोई चीज़ नहीं कही है। अभी तक मैंने आपको बेसिक जो पॉइंट्स हैं और जो डेफिनेशंस हैं उनकी बात करी। अब ये जो सरफेस मिल गई है, या ये जो सरफेस मिल गई है जिसकी 2 साइड्स हैं या 2 सरफेसेस हैं, एक अंदर की सरफेस है, एक बाहर की सरफेस। तो अंदर वाली जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, ये सरफेस कहलाती है कॉनकेव, अंदर वाली। और बाहर वाली जो सरफेस है, ये सरफेस कहलाती है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो नाम है वो एक्चुअली मैथमेटिकल नाम है, मैथमेटिकल नेम्स हैं। तो अंदर वाली जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, ये कहलाती है कॉनकेव, क्योंकि ये केव जैसी है, ऐसा दिमाग में रखें। और बाहर वाली जो ज्योमेट्री है, ये बाहर वाली ज्योमेट्री कहलाती है कॉन्वेक्स, ठीक, करेक्ट। अभी तक अपन ने मिरर नहीं बनाया। अभी तक हमने क्या किया है, हमने एक स्फेरिकल शेल किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, जैसे ग्लास का या प्लास्टिक का लिया, उसको काटा और काट के इसको यहाँ एग्जिबिट किया। ये एक्चुअली एक 3 डायमेंशनल सिचुएशन होगी जिसको 2 डायमेंशनल या काइंड ऑफ एक ऐसे आर्क जैसा मैं दिखाऊंगा। तो पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एपर्चर, ये सारी चीजें मैंने डिफाइन की। और अंदर की सरफेस और बाहर की सरफेस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, मैंने नाम दिए। अब अपन मिरर बनाएंगे और मिरर बनाने के लिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो सरफेस है उनमें से किसी एक सरफेस को पॉलिश करेंगे। तो जिसको पॉलिश कर दोगे उस दूसरी वाली जो सरफेस है वो मिरर की तरह काम करेगी। जैसे अगर आप बाहर पॉलिश कर दें, कॉन्वेक्स साइड को पॉलिश कर दें, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हो जाएगी, कॉनकेव, और मिरर कहलाएगा कॉनकेव। और अगर आप अंदर वाली साइड को पॉलिश कर दें, मतलब कॉनकेव वाली साइड को पॉलिश कर दें, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी कॉन्वेक्स और मिरर भी कहलाएगा कॉन्वेक्स। हेंस डिपेंडिंग अपॉन की रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है, उसके आधार पर, उसके बेसिस पर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, 2 तरह के मिरर बनाए जा सकते हैं।
दो तरह के मिरर बनाए जा सकते हैं। हेंस कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में फंडामेंटल अंतर क्या है? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है बताओ? दोनों एक ही ज्योमेट्री से बने हैं, वही ज्योमेट्री है। ये रहा पोल, है ना भाई, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। और ऐसे ही ये रहा पोल, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? दोनों तो बिल्कुल एक जैसे ही है, ज्योमेट्री वाइज तो कोई फर्क ही नहीं है। केवल फर्क किसका है? पॉलिश का फर्क है। आपने अगर बाहर वाली सरफेस को पॉलिश कर दिया है, जिसको अपन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी बन गई? कॉनकेव वाली। और ये मिरर क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। ये मिरर कहलाएगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव शेप की होगी। और अगर आपने अंदर वाली सरफेस को पॉलिश कर दिया है, इस सरफेस को पॉलिश कर दिया है ऐसे, इसको पॉलिश कर दिया है ना भाई, तो मिरर कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो मिरर है, ये मिरर कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया था कि प्लेन मिरर इस पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट देता है। जैसे अगर ये कोई प्लेन मिरर है ना, ये प्लेन मिरर है, और अगर मैं इस प्लेन मिरर को पॉलिश कर दे रहा हूँ, ऐसे मैंने पॉलिश कर दिया, तो क्या इस प्लेन मिरर के इस तरफ, दैट मीन्स लेफ्ट, तो ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनी, इस तरफ रियल रेज केवल इस तरफ हो सकती हैं, उस तरफ कोई भी रियल रेज नहीं हो सकती हैं। हेंस ये जो मिरर है, क्या इस मिरर के लिए ये वाली जो साइड है, क्या ये एक रियल साइड है, और पीछे इधर जो साइड है, क्या ये वर्चुअल है? बोलो। हेंस एक मिरर को अगर आप बनाते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो वो रियल और वर्चुअल दो हिस्सों में दुनिया को तोड़ देता है। इस तरफ की दुनिया रियल, उस तरफ की दुनिया वर्चुअल। क्या कोई भी रियल रे इस तरफ हो सकती है? क्या नहीं, है ना, करेक्ट है। हेंस रियल वर्चुअल। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में जो फंडामेंटल अंतर है वो केवल रियल वर्चुअल का है। कॉनकेव मिरर के लिए क्या ये वाली साइड हो गई रियल, है ना, ये वाली साइड हो गई रियल, और वाली साइड हो गई वर्चुअल। आर यू विद मी? तो कॉनकेव मिरर के लिए ये रियल है, ये वर्चुअल है। वेयर कॉन्वेक्स मिरर के लिए रियल रेज अब इधर से तो आ नहीं सकती, क्या रियल रेज उधर से ही आ सकती हैं? हेंस क्या ये वाली साइड हो गई रियल, और क्या ये वाली साइड हो गई वर्चुअल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेंस मैं आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स को दो अलग अलग मिरर की तरह नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको एक स्फेरिकल मिरर दूंगा या स्फेरिकल मिरर समझाऊंगा, और अगर मैं उसके रियल वर्चुअल इंटरचेंज कर दूं तो क्या कॉनकेव कॉन्वेक्स बन जाएगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव बन जाएगा? बोलो। अगर आप रियल वर्चुअल इंटरचेंज कर दें, रियल वर्चुअल इंटरचेंज कर दें, तो ये भी इधर उधर इंटरचेंज हो जाएंगे। हेंस ये दो नहीं है, ये एक ही है, ऐसा दिमाग में रखना। तो स्फेरिकल मिरर एक ही चीज है, और उससे हम दो प्रकार की एंटिटीज की बात कर रहे हैं, एक जिसको बोलते हैं कॉनकेव, दूसरा जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, जिनमें फंडामेंटल अंतर केवल रियल वर्चुअल का है। दोनों के पोल एक जैसे ही हैं, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस एक जैसा ही है, दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन भी एक जैसा ही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दोनों के लिए एक जैसा ही। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, भले ही वाली साइड वर्चुअल हो, पर रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी भी कर्वेचर रेडियस यही है, और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी भी यही है। हेंस बाकी किसी भी चीज में कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस किसमें है? रियल और वर्चुअल में। तो रियल वर्चुअल इंटरचेंज करने पर कॉनकेव कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स कॉनकेव बन जाता है। ये पहला इनपुट है जो मैं देना चाहता हूं आपको, और बाकी जो सब डेफिनेशंस हैं वो आपने समझ लिए और लिख लिए। ठीक है जी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, और एपर्चर क्या है, ये बस हमें पता होना चाहिए। कोई हमसे ऐसा डेफिनेशन तो कभी पूछेगा नहीं, पर हमको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि क्या सिचुएशन है। ठीक, अच्छा जी। इन सब के अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फोकस, और उस फोकस की पोल से जो दूरी होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक, मैंने फोकस की अभी तक कोई बात नहीं करी है। ठीक, फोकस क्या होता है हम सब जानते हैं। फोकस की क्या डेफिनेशन है? फोकस की डेफिनेशन है कि अगर मैं रेज हिट करूं, है ना भाई, अगर पैरेलल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर मिरर पर हिट करें, तो वो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रेज हैं जो मिरर पर हिट कर रही हैं, ईदर दे विल एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट और दे विल अपीयर टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट। सच अ पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। सच अ पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। जानते हैं आप, आपने पढ़ा है छोटी क्लास में, है ना भाई। अच्छा, मैं अगर इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे समझानी है उसके थ्रू। ठीक है जी, तो ये आप चित्र बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो फोकस पर जरा अपन बात कर रहे हैं अब, फोकस और फोकल लेंथ पर हम जरा बात कर रहे हैं। जो पहली चीज है जो आपने पहले नहीं पढ़ी है, फोकस एंड फोकल लेंथ, छोटी क्लास में जो नहीं पढ़ा है उसकी अपन बात करें, फोकस एंड फोकल लेंथ, है ना भाई। तो फोकस और फोकल लेंथ को अगर हम देखें और समझें, तो जो हमें डेफिनेशन पता है उसके अनुसार मान लेते हैं कि ये अगर एक कॉन्केव मिरर है ऐसा, ठीक है जी, ऐसा, और ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रहा पोल और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, एंड एज पर द अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव, अगर पैरेलल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं और इस मिरर पर टकराती हैं ऐसे, इस मिरर पर टकराती हैं ऐसे,
है ना भाई, पैरेलल रेज आती हैं और मिरर पर टकराती हैं ऐसे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करेगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रेज जो सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज करती हैं वो कहलाता है फोकस, है ना भाई, वो जो सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज करती हैं वो कहलाता है फोकस यहाँ। और अगर दूसरा वाला जो मिरर है वो भी हम बना लें अगर, और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ऐसे, है ना भाई, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पर भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज आकर हिट कर रही हैं ऐसे ऐसे ऐसे, उधर से ही आ सकती हैं रियल रेज तो, है ना भाई, उधर से ही आ सकती हैं, है ना, करेक्ट है। तो जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं यहाँ कहीं है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल, ठीक, करेक्ट है। तो हम जो पढ़ा है, हम जो जानते हैं उसके अनुसार ये जो रेज हैं ये डाइवर्ज करेंगे और उनका जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस होगा दैट मींस दे विल अपीयर टू मीट एट फोकस। मैं इस बात पर एक प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूं, मैं इस बात पर एक क्वेश्चन मार्क उठा रहा हूं कि ऐसा क्यों, ऐसा जरूरी है क्या। इस डायग्राम में देखें, है ना, ये जो रेज हिट करेंगे ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे। हेंस अगर मैं इस पॉइंट पर, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना, अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो इस पॉइंट पर नॉर्मल बनेगा ऐसे, है ना, रिफ्लेक्ट होकर रे निकलेगी, और ऐसे ही अगर मैं इस जगह पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो नॉर्मल बनेगा ऐसे और रिफ्लेक्ट होकर रे निकलेगी। क्या कोई बहुत मैंडेटरी है क्या, जरूरी है क्या कि ये वाली रे और ये वाली रे एक ही पॉइंट पर मिले, ऐसा क्या कोई जरूरी है क्या, ऐसा कुछ ज्योमेट्रिकल मजबूरी तो नहीं दिखाई दे रही मुझे, है ना। अगर मैं रफली अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, उतना ही एंगल पर अगर इस रे को चला दूं ऐसे और उतने ही एंगल पर अगर इस रे को चला दूं, तो मुझे लग तो नहीं रहा है कि ये दोनों एक ही जगह पर आकर मिले, ऐसा मुझे बहुत जरूरी तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, ऐसा बहुत जरूरी तो नहीं दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यहाँ भी अगर हम इसको समझना चाहें बात को, तो हमने एक नॉर्मल खींचा ऐसे ऐसे, नॉर्मल खींचा, सही बात है, और क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड रहेगा, उतना ही एंगल बनाकर रे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी ऐसे। इसको मैंने बैक प्रोड्यूस किया, मान लेते हैं वो यहाँ पर कहीं आकर हिट करता है ऐसे, और सिमिलरली यहाँ भी मैंने एक नॉर्मल खींचा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने जोड़ा ऐसे, ये बन गया नॉर्मल, और फिर इस रे को भी मैंने रिफ्लेक्ट करा दिया, ये रे रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, इसको भी बैक प्रोड्यूस किया, तो ये दोनों बैक प्रोडक्शन पर एक ही जगह पर आ जाएं, ऐसा जरूरी तो नहीं लग रहा है। आ भी सकती हैं पर हमेशा ही आ जाए ऐसा जरूरी तो नहीं है। हेंस फोकस की डेफिनेशन क्वेश्चनेबल है, क्योंकि कोई ज्योमेट्रिकल मजबूरी, कोई ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि वो जो रेज हैं वो एक ही जगह पर आए, ऐसा लग तो नहीं रहा है मुझे। हाँ, मैंने किताबों में जरूर पढ़ा है कि कॉन्केव मिरर के लिए अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज होती हैं तो वो सिंगल पॉइंट पर मिलती हैं, वो फोकस कहलाता है, और यहाँ रेज डाइवर्स कर जाती है, उनको बैक प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जिस पॉइंट पर उनका जो बैक प्रोडक्शन है, वो जिस पॉइंट पर वर्चुअल रेज इंटरसेक्ट करती हैं वो फोकस है। पर ऐसा लग तो नहीं रहा है यार देखने में, है ना, ऐसा लग तो नहीं रहा है। तो फिर कहानी क्या है, सच क्या है? सच ये है कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हेंस फोकस की जो डेफिनेशन है या फोकस के बारे में आप जो भी जानते हैं और समझते हैं वो एक्चुअली कंडीशनल स्टेटमेंट है, और वो कंडीशनल स्टेटमेंट हमें बहुत क्लैरिटी से पता हो तो ही हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना, तो ही हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आगे चल पाएंगे और समझ पाएंगे। तो मैं पहले इसको समझाने के लिए फिर से एक डायग्राम बना रहा हूँ, एंड लेट अस ट्राई टू सी। तो लेट अस है कि ये कॉन्केव मिरर है ऐसा, बहुत ध्यान से समझना, ये कुछ मजेदार सी चीज है और इस पर घुमा फिरा के वो आपसे पूछ भी सकता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये हो गया पोल, ठीक है जी। ऐसी सिचुएशन है, कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, मान लेते हैं यहाँ कहीं आई, वहां हिट करी ऐसे, उस जगह पर हिट करी, ठीक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड रहेगा। मैंने एक नॉर्मल खींचा, ये रहा नॉर्मल, मैंने नॉर्मल खींचा, और वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन उतना ही एंगल बनाते हुए, मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल था, ये एंगल था सपोज थीटा, तो उतना ही थीटा एंगल बनाते हुए ये रे यहाँ गई और प्रिंसिपल एक्सिस को इस जगह पर हिट करी। हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये फोकस पॉइंट होना चाहिए, सही बात है, उतना ही एंगल थीटा बनाते हुए, यही तो है ना फोकस पॉइंट, तो ये पॉइंट फोकस पॉइंट होना चाहिए, राइट। और पोल का फोकस से जो दूरी है, पोल की फोकस से जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ होना चाहिए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकली कि फोकल लेंथ के बारे में अपन क्या कह सकते हैं और उसकी क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का गैप ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। सिमिलरली ये मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैं नाम दे दे रहा हूँ पी डैश, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना भाई, ये जो मैंने नॉर्मल खींचा, क्या इस नॉर्मल की लेंथ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर के ही बराबर होगी? ऑब्वियसली। हेंस सी पी डैश और सी पी डैश इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू आर। इसमें कोई कष्ट नहीं है, इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं एफ पी की लेंथ निकालना चाहता हूं, मतलब फोकल लेंथ की लेंथ निकालना चाहूँ, तो किसी तरह से अगर मुझे एफ सी मिल जाए,
है ना। तो क्या मैं फोकल लेंथ को लिख सकता हूं कैपिटल आर माइनस ऑफ एफ सी? बोलो, क्या मैं कह सकता हूं फोकल लेंथ एफ कैन बी अंडरस्टूड एज कैपिटल आर माइनस ऑफ सी एफ या एफ सी, कुछ भी सी एफ लिख लो चलो। कहीं से अगर सी एफ मिल जाए तो बात बन सकती है ना। सी एफ मुझे मिल सकता है इस ट्राइंगल से, ये जो ट्राइंगल है सी पी डैश एफ, अगर आप इस ट्राइंगल को देखें और चूंकि ये रे पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, हेंस ये वाला अगर एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा? अल्टरनेट एंगल देखो, क्या ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा? बिल्कुल ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेंस ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, है ना। हेंस ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये कितना बनेगा? ये एंगल बनेगा पाई माइनस 2 थीटा, सही है। ये एंगल बनेगा पाई माइनस ऑफ 2 थीटा। और अब अगर मैं साइन रूल लगा दूं, क्योंकि मुझे एंगल्स पता है और एक साइड पता है आर, हेंस अगर मैं साइन रूल लगा दूं, हेंस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा, कर सकता हूं मैं ऐसा? तो कैपिटल आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा शुड बी इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एफ सी या सी एफ, सी एफ डिवाइडेड बाय साइन थीटा शुड बी इक्वल टू सी एफ डिवाइडेड बाय साइन थीटा। कोई कष्ट तो नहीं है, एकदम आसान है, एकदम इजी है। साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा, उसको खोल लिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन थीटा से कटा। हेंस यहां से क्या दिख रहा है मुझे? यहां से मुझे दिख रहा है कि सी एफ की जो वैल्यू है दैट इज आर डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा। देखो ध्यान से, सी एफ की जो वैल्यू है दैट इज आर डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा, उठा के मैं यहां रखूंगा, सही बात है। हेंस फोकल लेंथ एफ now comes out to be equal to r minus of r by 2 cos theta. Focal length now comes out to be r minus of r by 2 cos theta. Focal length comes out to be r minus of r by 2 cos theta. जबकि हमें बचपन में रटाया गया था कि कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला है r by 2, फोकल लेंथ होती है r by 2, और अभी तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, क्या ये एंगल थीटा अलग अलग हो, जैसे कि ये एंगल थीटा लेट अस से दिस इज थीटा 1 और ये जो एंगल है लेट अस से दिस इज थीटा 2, तो थीटा 1 और थीटा 2 तो अलग अलग है भाई। और चूंकि थीटा 1 और थीटा 2 अलग अलग हैं, हेंस फर्स्ट रे जहां कन्वर्ज करेगी ये जो पॉइंट होगा, क्या ये पॉइंट, और सेकंड रे जहां कन्वर्ज करेगी ये पॉइंट भी क्या अलग अलग होंगे, जैसा कि इस डायग्राम में मुझे इंट्यूटिवली लग रहा था। बोलो समझ में आती है बात? करेक्ट है? क्या दोनों लोग अलग अलग जगह पर कन्वर्ज करेंगे? दोनों लोग बिल्कुल अलग अलग जगह पर कन्वर्ज करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, और जरा देखें कौन करीब होगा कौन पास होगा, सो दैट हम देखें डायग्राम हमने सही बनाया भी है कि नहीं। थीटा 1 ऑब्वियसली इज ग्रेटर देन थीटा 2, ये तो सही है ना। जितना अपन पोल के पास जाते जाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होते जाएगा, तो इस चित्र में, इस डायग्राम में ऑब्वियसली थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, है ना। थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, हेंस थीटा 1 वाली रे जहां कन्वर्ज कर रही है उस फोकल लेंथ को अगर मैं बोलूं f1, और थीटा 2 वाली रे जहां कन्वर्ज कर रही है उस फोकल लेंथ को बोलूं अगर मैं f2, तो क्या f1 और f2 की वैल्यू वहां से लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। जिसको मैं f1 बोल रहा हूं, क्या वो है r माइनस ऑफ r डिवाइडेड बाय 2 कॉस ऑफ थीटा 1, और ऐसे ही f2 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। नाउ थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, सो cos थीटा 1 इज लेस देन cos थीटा 2। इफ थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, एक्यूट एंगल की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली cos थीटा 1 वुड बी लेस देन cos थीटा 2। सही बात है भाई, छोटे एंगल पर cos बड़ा वैल्यू का बनेगा। cos थीटा 1 इज लेस देन cos थीटा 2, चूंकि cos थीटा 1 छोटा है, cos थीटा 1 छोटा है, तो क्या ये वैल्यू छोटी है, तो क्या r by 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा 1, दैट मींस 1 by cos थीटा 1 का वैल्यू वुड बी 1 by cos थीटा 1 का वैल्यू वुड बी मोर देन 1 by cos थीटा 2। सही बात है, करेक्ट है। 1 by cos थीटा 1 का वैल्यू ज्यादा होगा, हेंस कैपिटल R में से जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, क्या वो थीटा 1 वाले एंगल के लिए ज्यादा है, हेंस f1 की जो वैल्यू आएगी, क्या f1 की वैल्यू आएगी कम, और f2 की जो वैल्यू आएगी, क्या वो f2 की वैल्यू आएगी ज्यादा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? करेक्ट है। 1 by cos थीटा 1 इज ग्रेटर देन 1 by cos थीटा 2, और 1 by cos थीटा 1 की वैल्यू अगर बड़ी हुई, है ना, 1 by cos थीटा 1 की वैल्यू बड़ी हुई, तो आपने ज्यादा बड़ी चीज R में से सब्ट्रैक्ट की, हेंस जो आंसर आएगा वो छोटा आएगा। हेंस क्या f1 वुड बी लेस देन f2, है ना। ये डायग्राम हमने उल्टा बना दिया है, f1 शुड बी लेस देन f2, दैट मींस करेक्ट डायग्राम कैसा होना चाहिए, ये वाला पॉइंट यहां आना चाहिए, ये वाला पॉइंट दूर जाना चाहिए। f1 शुड बी लेस देन f2, f2 शुड बी ग्रेटर देन f1। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेंस रे डायग्रामेटिकली ये डायग्राम गड़बड़ है, इसको ठीक करके अगर मैं बनाऊं तो देखा ना मैंने पहले ही समझा दिया था आपको कि रे डायग्राम से कुछ भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है हमें, क्योंकि रे डायग्राम्स हम एनीवे स्केल पर नहीं ड्रॉ कर रहे हैं,
है ना। अब हमें चूंकि पता चल गया है कि जो फर्स्ट रे है जिसका जो एंगल बन रहा है वो एंगल बड़ा है ना, फर्स्ट रे का जो एंगल बन रहा है वो एंगल बड़ा है, तो उसकी फोकल लेंथ छोटी आएगी। हैंस ये जो फर्स्ट वाली रे है, ये फर्स्ट वाली रे यहाँ कहीं जाकर कन्वर्ज होगी इस पॉइंट पर, ऐसा, क्योंकि वो डायग्राम आपसे देख के पूछ सकता है। और सेकेंड वाली रे जो यहाँ कहीं जा रही है उसके लिए नॉर्मल खींचा मैंने और नॉर्मल गया ये, है ना भाई। हैंस उतना ही छोटा सा एंगल बनाते हुए रे चलेगी और वो यहाँ कहीं ऐसे आएगी इस जगह पर। ये रे डायग्राम वाइज सही डायग्राम है, और ये रे डायग्राम वाइज गलत डायग्राम है। पर ये बातें तभी जब हमको ये पता हो, अदरवाइज हमें तो शुरू में वही ठीक लग रहा था। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है? रे डायग्राम से कैसे पता चलेगा? ये बात मैंने शुरू में ही समझा दी थी। रे डायग्राम से कुछ भी नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा? आप रे डायग्राम कौन से स्केल पर बना रहे हो, कौन से आपने दोनों एंगल बराबर कर दिए थे, आपको जो लग रहा था आप उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हो। हेंस अगर आपको ये पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है तो रे डायग्राम आप बनाओगे वो गलत हो जाएगा और उससे इंफॉर्मेशन भी गलत मिल सकती है। अभी ये ठीक लग रहा है मेरे को क्योंकि मेरे पास पहले से ही कॉन्क्रीट कहानी थी, तो अब मुझे ये डायग्राम बिल्कुल ठीक लग रहा है ना भाई। हेंस दिस इज योर F1, दिस इज योर F1 एंड दिस इज योर F2। तो एक बात तो बिल्कुल पक्की हो गई कि जरूरी नहीं है कि रेज जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पर टकराएं वो एक ही सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज करें, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इनफैक्ट ऐसा होगा भी नहीं, तो फिर वो F = R/2 क्या था और वो फिर फोकल लेंथ। हेंस फोकल लेंथ इज नॉट अ यूनिक थिंग, फोकल लेंथ इज डिपेंड, मैं क्या सिखाया, फोकल लेंथ इज डिपेंडेंट ऑन द इंसिडेंट रे। क्या अलग अलग इंसिडेंट रे के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होगी? देखो ना, जैसे रे नंबर 1 के लिए फोकल लेंथ F1 और रे नंबर 2 के लिए फोकल लेंथ F2। हेंस के अलग अलग रे की फोकल लेंथ अलग अलग होगी। और अब तो रायता फैल जाएगा। जब फोकल लेंथ से ही हमारा विश्वास उठ गया है, फोकल लेंथ के फंडे ही गड़बड़ हो गए हैं, तो फिर हम अच्छे से जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर में एक ही तो फॉर्मूला है, 1/v + 1/u = 1/f, जिससे हम सब कुछ करते हैं। और f ही मैंने क्वेश्चनेबल कर दिया, f की ही एग्जिस्टेंस उड़ा दी, f की ही जड़ें हिला दी अगर मैंने, तो फिर हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। और जैसे यहां फोकल लेंथ की जड़ हिला दी, ऐसी लेंसेज में भी हिला सकता हूं, है ना भाई। हेंस पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सफाया हो जाएगा अगर कंसेप्ट ऑफ फोकल लेंथ में गड़बड़ हो रही है, जो कि होती हुई दिखाई दे रही है। हेंस ये सच है, जो हमारे सामने है ये सच है, ठीक। और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है, ये सच भी है और काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब इससे हम अपना वर्जन निकालेंगे, आसान वर्जन निकालेंगे, और उस आसान वर्जन को निकालने समझने के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे जिसको बोलते हैं पैरेक्सियल रेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पैरेक्सियल रेज के कंधों पर ही खड़ी है। अगर रेज नॉन पैरेक्सियल हो गई तो आपके कोई फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है पैरेक्सियल रेज, और दूसरा शब्द है मार्जिनल रेज या नॉन पैरेक्सियल रेज। मार्जिनल रेज, पैरेक्सियल रेज एंड मार्जिनल रेज। हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो रेज हैं, जो रियल रेज हैं, उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, उनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, पैरेक्सियल रेज और मार्जिनल रेज। हम अपनी पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में केवल और केवल पैरेक्सियल रेज की ही बात करेंगे। हम जो भी मैथमेटिकली जानते हैं, वो केवल पैरेक्सियल रेज के लिए काम करता है, मार्जिनल रेज के लिए काम नहीं करता है। पैरेक्सियल रेज क्या होती हैं? पैरेक्सियल रेज वो होती हैं जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। पैरेक्सियल रेज वो होती हैं जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही छोटा है, क्योंकि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा बहुत छोटा कर दूं, मतलब थीटा को 0 कर दूं, तो फोकल लेंथ की एक यूनिक वैल्यू निकल आएगी, R - R/2 R/2। आप मेरी बात देख पा रहे हैं? हेंस ये तो एक जनरलाइज्ड रिलेशनशिप हुआ। इस जनरलाइज्ड रिलेशनशिप से हम एक लिमिटेड रिलेशनशिप की तरफ अब चलें। अगर कि लेट अस इमेजिन इफ, अगर ऐसा हो जाए कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, है ना, अगर थीटा बहुत ही छोटा हो तो क्या हो जाएगा? इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन cos थीटा विल बिकम 1 एंड देन फोकल लेंथ विल बिकम R - R/2 which will give you R/2. Then focal length F will become R - R/2 will be equal to R/2. Hence focal length F बराबर R/2 या फोकल लेंथ की यूनिक वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो केवल और केवल तभी वैलिड होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा हो। Hence वो रेज जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है, उन रेस को मैंने नाम दिया पैरेक्सियल रेस, और केवल पैरेक्सियल रेस के लिए ही फोकल लेंथ एज अ यूनिक कंसेप्ट डिफाइन किया जा सकता है। मार्जिनल रेज वो होती हैं जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, उनमें अलग अलग रे अलग अलग जगह पर फोकस होगी, रायता फैल जाएगा। हेंस हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हेंस मार्जिनल रेस की हम कोई बात नहीं करेंगे, चाहे क्वेश्चन आपसे कहे चाहे क्वेश्चन आपसे ना कहे।
क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो ऐसा होगा कि ये रहा मिरर, इतनी दूरी पर रखा है ऑब्जेक्ट, इमेज बता दो, आप खटाक से फॉर्मूला लगाओगे 1/v + 1/u बराबर 1/f और इमेज बता दोगे कहाँ बन रही है, कैसी बन रही है, रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, फलाना ठिकाना, सब कुछ चीजें बता दोगे ना भाई। इसमें तो कहीं भी क्वेश्चन ने जिक्र नहीं किया कि मैं केवल और केवल पैरेक्सियल रेस की बात कर रहा हूं, इसमें तो कहीं जिक्र नहीं किया। पर ये चूंकि इतनी ज्यादा कॉमन बात है, क्योंकि अगर रेस मार्जिनल हो गई तो एनीवे आप कुछ कर नहीं पाओगे, हेंस ये कॉमन एजम्पशन है कि हम पैरेक्सियल रेस की बात कर रहे हैं। ये ऐसा होगा जैसे मैं आपसे कहूं कि कार 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, तो आपको अपने आप ही समझ में आ गया कि मैं ग्राउंड फ्रेम से बात कर रहा हूं, जबकि वेलोसिटी विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई मतलब नहीं है उस बात का। पर चूंकि ग्राउंड फ्रेम या अर्थ का फ्रेम इतना ज्यादा कॉमन है कि उसको कहने की भी कोई जरूरत नहीं है, हेंस अपने आप ही आप मान लोगे कि ग्राउंड फ्रेम से बात हो रही है। या मैं मान लेते हैं एक नंबर लिखता हूं 5, तो आप उसको +5 की तरह देखोगे, है ना, क्योंकि प्लस इतना ज्यादा कॉमन कनोटेशन है कि उसको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे नंबर्स में कुछ ना लिखा हो तो उसको पॉजिटिव मानते हैं, जैसे वेलोसिटीज वगैरह वगैरह, एक्सेलरेशंस वगैरह वगैरह कुछ ना दिया हो तो ग्राउंड फ्रेम से मानते हैं, ये हमारा कॉमन एजम्पशन है। ठीक उसी प्रकार से रेज का पैरेक्सियल होना हमारा कॉमन एजम्पशन है इन एंटायर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, क्योंकि अगर रेज पैरेक्सियल नहीं हुई तो फिर हमारे औकात के बाहर चला जाएगा और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, मैंने आपको समझा ही दिया। फोकल लेंथ, हर अलग अलग रे की फोकल लेंथ अलग अलग होगी, कैसे करोगे, अलग अलग रे की फोकल लेंथ अलग अलग होगी। हेंस हमारी फोकल लेंथ की जो डेफिनेशन है दैट इज ओनली फॉर पैरेक्सियल रेस। फिर से बता दूं पैरेक्सियल रेस क्या होती हैं। पैरेक्सियल रेस वो होती हैं जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि पैरेक्सियल रेस वो होती हैं जो एक्सिस के पैरेलल होती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। पैरेक्सियल रेस वो होती हैं जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पोल के करीब होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पोल के करीब होता है। तो पैरेक्सियल रेस के लिए दो बातें आप लिख लेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल, एक बात ये, और दूसरा जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज क्लोज टू पोल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज क्लोज टू पोल। ये दो बातें आप लिखेंगे तो आपको पैरेक्सियल रेस की कहानी बन जाएगी और हम केवल और केवल पैरेक्सियल रेस की बात करेंगे। एम आई क्लियर टू एवरीवन? कभी कभी वो इस तरह की कोई बात आपसे केवल इतना ही जितना मैंने बताया दे भी सकता है, तो फिर आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, r-r/2 sec थीटा या r-r/2 cos थीटा, राइट। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कभी कभी बहुत ही रेयर सिचुएशंस में वो करेगा। अदरवाइज जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे वो सीधे सीधे पैरेक्सियल रेस पर बेस्ड होंगे, मार्जिनल रेस की कोई बात नहीं की जाएगी, ठीक है जी। तो इन एंटायर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स रेज आर अज्यूम्ड टू बी पैरेक्सियल, बस आप लिख लें इस बात को, इन एंटायर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स द रेज आर अज्यूम्ड टू बी पैरेक्सियल। दूसरी बात भी लिख लें, ऑल फॉर्मूलाज ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, आगे भी जो भी चीजें हम सीखेंगे, लेंसेज में भी इधर उधर जो भी हम सीखेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल फॉर्मूले हम सीखेंगे, ऑल फॉर्मूलाज ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आर ओनली वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेज। ऑल फॉर्मूलाज ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आर ओनली वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेज। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है जी। चलो।